हेलो बच्चों, let's read the question. Question है why alkaline earth metals form divalent ions in spite of the fact that second ionization energy is greater than the first ionization energy of the alkaline earth metals. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे alkaline earth metals की ही बात करने वाले हैं. ओके, alkaline earth metals कौन से होते हैं? जो आपके ग्रुप 2 को बिलोंग करने वाले मेटल्स होते हैं, ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो अगर आप मेटल्स देखो तो कौन से होंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. यही आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं या ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, है ना. इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH2. जैसे अगर बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2. तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Cmg की 3s2, कैल्शियम की 4s2 एंड सो ऑन. तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के डाइवेलेंट आयंस यानी कि ये M+2 टाइप के कटायंस बनाते हैं. डाइवेलेंट आयंस की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है जबकि इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होगी, राइट. पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कम एनर्जी लगेगी, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने लगोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी. फिर भी ऐसा क्यों होता है कि ये डाइवेलेंट आयन बना रहा है? तो रीजन होता है स्टेबिलिटी, क्योंकि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना, एक ही निकालेगा. अगर पहली आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लग रही है, तो एक ही निकालेगा तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, उसमें एक ही है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगी. तो वो एक अगर निकल जाएगा तो वो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में ज्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा. तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ते हैं टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब इसका एक रीजन ये होता है कि जो आपके M+2 आयन्स होते हैं ना, ये जो डाइवेलेंट आयन आपका बनता है सॉलिड स्टेट में, अगर हम बात करें तो इसकी होती है हाई लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी. ठीक है, लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है. जितना छोटा साइज उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी. तो इन कंपैरिजन टू ग्रुप 1 मेटल्स, अल्कली मेटल्स, इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होती है दैट इट मोर देन कॉम्पनसेट्स द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. It more than compensates the second ionization energy of the alkaline earth metals. तो ये सॉलिड स्टेट में होता है. ऐसे ही M+2 आयंस का एक्वा स्टेट में अगर हम देखते हैं तो एक्वा स्टेट में आ जाती है हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वही हो गई कि वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास रखता है, तो तब जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी, राइट. तो एक्वस में क्या होता है? हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है. हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? वही जिसका चार्ज ज्यादा होगा और साइज छोटा होगा. तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी या हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो मोर देन कॉम्पनसेट कर देती है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को, राइट. इट मोर देन कॉम्पनसेट्स द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. मतलब हाई लैटिस एनर्जी और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से भी इनमें स्टेबिलिटी आती है, राइट. क्योंकि हाई एनर्जी, हाई लैटिस या हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर देन कॉम्पनसेट कर देती है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को. तो ये जो फैक्टर्स हैं ये ओवर पावर कर देते हैं विच लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द डाइवेलेंट आयंस और डाइवेलेंट कटायंस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा है. तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.